कितना कौतूहलपूर्ण लगता था। साथ ही इस बात का गर्व भी होता था कि हम राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। गांधी जी उन दिनों चरखा और खद्दर पर कितना जोर देते थे। जो चरखा काटता है वह स्वराज को नज़दीक लाता है, जो खद्दर पहनता है वह आज़ादी का सिपाही है। फ्रेंड्स, ये लाइन दे के पूछ सकता है कि किस आत्मकथा से है या किस रचना से है, तो इसे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। इस व्यवसाय के भावुकता पक्ष का आनंद तो सब उठा रहे थे, पर इसके आर्थिक पक्ष की संवेदना मोहनलाल को ही सहनी पड़ती होगी। जो कपड़ा तैयार होता था उसका बाजार मोहल्ले में कुछ परिवारों तक सीमित था। यूनिवर्सिटी के वेतन से जितने रुपए मिलते थे प्रति मास उतने मुनाफे की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मेरा तो ऐसा अनुमान है कि इस व्यवसाय में मोहनलाल को काफ़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी और उसके परिवार ने काफ़ी कष्ट भी सहा, पर उन्होंने जो ताना बाना लगा दिया था उसमें वे 7-8 साल उलझे रहे, जब तक कि मकान ही सड़क में नहीं आ गया। ये लाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। जिससे इस व्यवसाय को चलाने के लिए स्थान की सारी सुविधा समाप्त हो गई। उनके लड़के की शिक्षा समाप्त नहीं हुई थी और भाई की एक लड़की और 2 अपनी लड़कियों की शादी करने के बाद भी उन्हें अपनी 2 लड़कियों की शादियां करनी थी। इस समय मकान के मुआवजे के रूप में कुछ रुपए हाथ में आना वरदान स्वरूप सिद्ध हुआ, पर वह राशि अधिक नहीं थी क्योंकि वह 3 हिस्सों में बट गई थी। एक भाग गणेश प्रसाद को मिला, एक भाग जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र शिव प्रसाद को और एक मोहनलाल को। शिव प्रसाद ने, जिनका कि अब विवाह हो चुका था और जो मैट्रिकुलेशन पर अपनी शिक्षा समाप्त कर नौकरी चाकरी से लग गए थे। फ्रेंड्स, ये मैट्रिकुलेशन परीक्षा उस समय उसे देना होता था जो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई रोक देना चाहता था, और जो 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था वह एंट्रेंस की परीक्षा देता था। तो यह प्रश्न आ सकता है कि शिव प्रसाद ने, जो कि जगन्नाथ प्रसाद के पुत्र थे, उन्होंने कौन सी परीक्षा दी थी, मैट्रिकुलेशन की या एंट्रेंस की। तो इस लाइन को भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। कटघर मोहल्ले में एक छोटा सा मकान बना लिया और वे वहीं अपनी विधवा माता और पत्नी के साथ रहने लगे। मोहनलाल और गणेश प्रसाद ने मोहल्ले में ही एक मकान किराए पर लिया। मोहनलाल के लिए आगे के कई वर्ष बड़ी मुसीबत के थे। उन्होंने अपनी एक लड़की की शादी कर दी, फिर उनकी वृद्धा माता बड़की भीषण रूप से बीमार पड़ी, जिनकी मोहनलाल ने बड़ी सेवा की, पर वे बच न सकी। उनकी सबसे छोटी लड़की दीपावली पर दिए जलाते हुए जलकर मर गई। अच्छी बात केवल यह हुई कि उनके लड़के ठाकुर प्रसाद ने एमए पास कर लिया। हमारे परिवार में एमए तक पहुंचने वाले वे पहले व्यक्ति थे। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप पॉइंट आउट कर लेना कि क्या बोलूँ, क्या याद करूँ मैं, सबसे पहले एमए करने वाले कौन थे। नौकरी पर उन्हें जल्द न मिली। नया मकान बनाने की बात केवल गणेश प्रसाद सोच सकते थे। पैसा उन्हीं के पास था। जिंदगी के कोई बड़े खर्च उनके ऊपर न पड़े थे। पड़ोस में एक सरजू तेली का मकान था। उनके घर के अंदर कोल्हू लगा था, बाहर परचून की दुकान थी। सरजू अंधे थे, कोई बाल बच्चा भी न था। सरजू ने अपना मकान बेच दिया और अपने किसी संबंधी के यहाँ चले गए। रुपया पैसा सब उसी को दे दिया कि वह ता जिंदगी उनका भरण पोषण करे। यह मकान गणेश प्रसाद ने खरीद लिया और उसे तुड़वाकर 2 महला बड़ा पक्का मकान तैयार कर लिया। मोहनलाल ने यह आस लगाई थी कि जब मकान तैयार हो जाएगा तब गणेश प्रसाद उसे अपने भतीजे ठाकुर प्रसाद के नाम करा देंगे, क्योंकि उनके तो कोई संतान न थी। पर जब उन्होंने ऐसा न करके मकान अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा दिया तो मोहनलाल का क्रोध का पारावार न रहा। गणेश प्रसाद के बहुत कहने सुनने पर भी
वे उस मकान में जाकर रहने को तैयार न हुए। इतना ही नहीं, उसी गुस्से और जिद में एक दिन वे घर से निकल गए, गंगा जी के किनारे एक कुटिया डाली और फ़कीरों की तरह रहने लगे। ये लाइन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि कौन गंगा के किनारे कुटिया डाल के रहता था, क्या बोलूँ, क्या याद करूँ उसे, या ये पंक्तियाँ किस रचना की हैं। मोहल्ले वालों ने, नाते रिश्तेदारों ने, स्वयं गणेश प्रसाद और उनकी पत्नी ने बहुत विनती की, पर वे घर न लौटे। वहीं कुछ मास पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। थोड़े दिन बाद उनकी पत्नी भी दिवंगत हो गई और ठाकुर प्रसाद, जो अब अकेले हो गए थे, अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए नए घर में आ गए। ठाकुर प्रसाद शिक्षा विभाग में ऊंचे पद पर हैं। विवाह हो गया है, कई बच्चे हैं, दो एक काफ़ी बड़े हो गए हैं। वृद्धा चाची अभी 2 वर्ष हुए स्वर्ग सिधारी। जब तक जी अपने पति की याद करती रही और स्वाभिमान से कहती रही, वो इतना कर गए हैं कि जब तक जियब न हमका केहू की ड्योढ़ी पर जाए के पड़े, न केहू के आगे हाथ फैलावे के पड़े। यह तो बड़े घर की कथा हुई। मनसा की छठी पीढ़ी में मझले घर में एकमात्र मेरे पिता थे। छोटा घर चफरी में बसा था। मनसा की छठी पीढ़ी में वहाँ 2 भाई थे, छेदीलाल और शारदा प्रसाद। उनका सम्मिलित परिवार था। पास कुछ ज़मीन थी जिस पर खेती होती थी। शिक्षा दोनों भाइयों की गांव और तहसील के मदरसे में हुई थी। मिडिल के आगे नहीं गई थी। उम्र में दोनों भाइयों की अधिक अंतर न था। छेदी 2-3 बरस बड़े होंगे। दोनों का कद मझोला था। छेदीलाल कुछ सांवले थे और उनके चेहरे पर माता के दाग थे। शारदा प्रसाद का गोल गेहुआ भरा भरा चेहरा था। शरीर उनका मोटा नहीं कहा जा सकता था, पर दुबला भी नहीं। दोनों की गांव के दूध घी पर पली, गांव की खुली हवा धूप वर्षा झेली, कसरत मेहनत कस मशक्कत से सदी काटी थी। दोनों भाइयों में परस्पर बड़ा प्रेम था। दोनों ही बड़े सरल और मिलनसार थे, कभी अकेले और कभी दोनों साथ इलाहाबाद शहर आया करते थे। प्रायः वे मझले घर में ठहरते थे, पर बड़े घर में भी एक आध दिन उनका खाना पीना होता था। विशेष आना उनका शादी ब्याह आदि अवसरों पर होता था। बोरू, अनाज, गुड़, अचार, सिरका, फल, सब्जी, मिट्टी के बर्तन, पत्तल धोने और न जाने क्या क्या सामान वे बैलों पर लदवा कर लाते और हमारा घर पाट देते, अर्थात भर देते। सब तरह का भारी काम करने में वे सबसे आगे रहते थे। भारी चीज़ों को उठाना, धरना, पहुंचाना, कुछ उनमें होता था। उनके चेहरे मोहरे में, उनकी बोल ठठोल में, उनकी चाल ढाल में, जो उन्हें शहर की बनावट नसाफत से बिल्कुल अलग रखता था। कुछ अचरज से बड़ी हो गई थी, कुछ उनकी आंखें, कुछ अजीब सा भोलापन जो कभी कभी भोंडापन भी लगे, कुछ ऐसी विनम्रता जिस पर हीन भावना की भी जैसे छाप पड़ रही हो। फिर भी कुल मिलाकर कुछ ऐसा स्वस्थ, स्वाभाविक, सरल जो हमसे कभी छूट गया हो और जिसे फिर से पाना सहज संभव न हो। शारदा प्रसाद पटवारी का काम करते थे, पर इस बात को प्रयत्नपूर्वक छिपाया जाता था। इस पेशे के साथ कुछ ऐसी हीनता जुड़ी हुई थी कि कायस्थों के अच्छे परिवार पटवारियों के यहाँ अपनी लड़कियाँ देना पसंद नहीं करते थे। जो लड़के स्कूलों में पढ़ने लिखने में मन नहीं लगाते थे, उनसे मास्टर लोग अक्सर कहते थे, बच्चा पटवारगिरी करोगे। पाँव में चमोंधे जूते, गांव की खुली कुछ मैलछहू धोती, बंद गले की कोट, दुपल्ली टोपी और बाएं कांधे पर लाल गमछे में उनकी तस्वीर आज भी मेरी आंखों के सामने है। छेदीलाल की पोशाक भी प्रायः यही रहती थी। सिर पर वे रेशमी पगड़ी बांधते थे और कांधे पर गमछा रखना उन्होंने छोड़ दिया था। जैनी सेठ के परिवार से शारदा प्रसाद का पुश्तैनी संबंध बना हुआ था। पता नहीं गांव में वे उसका क्या काम करते थे, पर जब जैनी परिवार में ब्याह शादी होती थी तो उनकी ड्यूटी लगती थी और वे गांव से कुछ आदमी लेकर वहां आते थे और काम धाम में हाथ बटाते थे।
मेरे लड़कपन में एक बार जैनी परिवार में कोई शादी हुई थी बड़ी धूमधाम से। उन दिनों के समाज सुधार आंदोलन में नाच मुजरे आदि का विरोध किया जाता था, पर ऐसे अवसरों पर कुछ मनोरंजन की आवश्यकता अनिवार्य होती थी। जैनी परिवार ने एक पारसी थिएट्रिकल कंपनी बुलवाई थी, महफिल के सामने स्टेज बनाया था। शारदा चाचा की बदौलत मुझे वहाँ नाटक देखने का अवसर मिला था। इंतजार और उत्सुकता की घड़ियाँ, 3 बार घंटियाँ और फिर जोर से धड़ाके के साथ पर्दे का उठना मुझे अब तक याद है। गैस के हंडों की रोशनी, रंगीन पर्दे, अभिनेताओं की रंग बिरंगी चमकदार पोशाकें और उनकी मोहल्ला गुजा देने वाली आवाज़ें मेरी स्मृतियों में ज्यों की त्यों बनी हैं। उस समय शायद ही मुझे पता लगा हो या मैंने जानने की कोशिश भी की हो कि यह कौन सा नाटक है, पर बात को जो मैंने जाना समझा उससे अब लगता है कि वह किंग लियर की कथा पर आधारित रहा होगा या उसी का बिगड़ा रूप। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे भी आप पॉइंट आउट कर लें। उस समय मेरे अधिक मनोरंजन की वस्तु थी वह कामिक की कथा। यह शब्द उस समय भी प्रचलित हो गया था, जिसके दृश्य बीच बीच में आते थे और जिसका नायक था एक जोकर। या उस कथा में प्रायः पश्चिमी सभ्यता से आई चीज़ों का मजाक उड़ाया जाता था। जोकर का नाम जीटक था और जब वह रंगमंच पर आता था तो महफिल भर में हंसी के फव्वारे छूटने लगते थे। शारदा चाचा हर साल दशहरे पर शहर का रामदल और रात की रोशनी देखने आते थे। मुझे याद है वे मुझे कंधे पर बिठाकर भीड़ को कैसे चीरते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक की चौक की रोशनी दिखला लाते थे। मेरे छोटे भाई को मेरे पिताजी संभालते थे। शारदा प्रसाद के 3 लड़के थे, जगत नारायण, रामचंद्र और काशी प्रसाद। जगत नारायण जब गांव की पढ़ाई खत्म कर शहर में पढ़ने आए तो मेरे घर पर ही रहा करते थे। वे हाई स्कूल से आगे नहीं गए। आजकल प्रयागनगर में महापालिका में काम करते हैं। मैंने सुना है उन्होंने प्रयाग में ही जमुना के किनारे कहीं अपना मकान बना लिया है। रामचंद्र भी शहर में आ गए हैं। काशी प्रसाद गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते हैं। शारदा प्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। शारदा प्रसाद घर बैठू आदमी थे। उनका प्राय सारा जीवन अपने गांव में ही बीता। गांव से वे यदा कदा चलकर प्रयाग शहर में आते थे और फिर गांव को लौट जाते थे। रेल की सवारी शायद ही कभी उन्होंने अपने जीवन में की हो। शहर आने के लिए गांव से चलकर गंगा घाट पर आना होता था। वहां से नीवा घाट के लिए नावें मिलती थी। नीवा घाट से शहर के लिए सड़क थी। इक्के तांगे वहां मिल सकते थे, पर शारदा प्रसाद पैदल ही घर आते थे। उनके धूल से भरे चमोदे उनकी गवाही देते थे। एक बार लड़कपन में मैं भी नीवा घाट से गंगा पार कर उनके घर गया था। गांव की दृष्टि से संपन्न घर था। गायें, भैंसें, कई जोड़ी बैलगाड़ी, एक छोटी सी घोड़ी जिस पर गद्देदार कपड़े की लाल जीन कसाकर शारदा प्रसाद ने अपनी पटवारगिरी के काम पर जाते थे। पीछे खारुए के बस्ते में उनकी खाते खतौनी की बही सही लादे उनका कोई असामी। छेदी लाल में लीक छोड़कर चलने, कुछ नया करने, कुछ जोखिम उठाने की प्रवृत्ति थी और उनको प्रश्रय मिला था उनके छोटे भाई के गृह केंद्रित रहने से। उन्होंने कई तरह के व्यापार कारोबार किए। प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में फौजी खेमे के लिए खूंटे सप्लाई करने का ठेका उन्हें किसी बड़े ठेकेदार के छोटे ठेकेदार के उप ठेकेदार के रूप में मिल गया था। वे गांव से लकड़ी मंगाते और शहर में खूंटे गढ़ाकर सप्लाई करते। एक बार कि मुझे याद है उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो ही गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकार थी और ये कुछ उनसे 19 पड़ते थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए। और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर बनाया जाता।
और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। कुछ दिनों तक उन्होंने धूमनगंज में ईंट का भट्ठा भी चलाया। फिर किसी समय एक पंजाबी दोस्त की साझेदारी में ठेकेदारी करते हुए अमृतसर पहुंच गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वहीं थे। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। लौटकर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल का वे इसी तरह उच्चारण करते थे। ये बता रहे हैं कि मार्शल लॉ को इनके चाचा जो थे छेदीलाल, वे मार्शल लॉ कहते थे। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था, उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। उसे देखकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। अंग्रेजी सरकार की अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चलती थी और उनके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर दिए गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाया गया था और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में उनसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा था। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था, उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद अधिकाधिक रिपोर्ट के पढ़ने पर भी न मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है कि अतिशयोक्ति करने के लिए भी बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए, जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। रिपोर्ट में वस्तुगत सत्य था।